वैद्य जी का नया उपचार। एक नगर में एक सेठ जी रहते थे। उनका नाम अमीरचंद था। अपने नाम के अनुसार ही वे बहुत अमीर थे। उनके पास काफी सारा धन था, बहुत सी चल अचल संपत्ति थी। सेठ जी को सभी प्रकार का सुख था। उन्हें केवल एक ही दुख था और यही दुख सभी सुखों को गोबर बना रहा था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता था। वे कई बीमारियों से पीड़ित थे। धीरे धीरे सेठ अमीरचंद की बीमारी बढ़ती ही जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करवाया, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। बड़े बड़े हकीम और वैद्य भी फेल हो गए। ज्यों-ज्यों दवाइयां बढ़ती गई, त्यों-त्यों मर्ज भी बढ़ता गया। सेठ जी और उनका पूरा परिवार परेशान था। घर के नौकर चाकर भी दुखी थे। रिश्ते नाते और मिलने जुलने वाले लोग भी चिंतित थे। रोग ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। निराश होकर सेठ जी ने घोषणा की कि जो उन्हें ठीक कर देगा, उसे मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। इनाम के लालच में कई डॉक्टर वैद्य हकीम आए। इलाज भी किया, परंतु सेठ जी की स्थिति में कोई सुधार नहीं आया। उनकी दशा ज्यों की त्यों बनी रही। एक दिन सवेरे सवेरे एक बूढ़ा वैद्य सेठ जी के पास आया। उनकी नब्ज देखी, उनके शरीर का अच्छी तरह परीक्षण किया, फिर अलग जाकर नौकरों से बातें की, घर के सभी लोगों से चुपचाप कुछ पूछा। फिर वैद्य जी सेठ अमीरचंद से मुस्कुराते हुए बोले, सेठ जी, आपके पास इतनी दौलत है, फिर भी लगता है कि आप खाने पीने में काफी कंजूसी करते हैं। सेठ जी चौंकते हुए बोले, खाने पीने में कंजूसी? वो भला कैसे? ठीक से खाने पीते तो बीमार ही क्यों पड़ते? अच्छा छोड़िए, अपनी खुराक के बारे में बताइए। खुराक तो मैं ठीक ठाक ही लेता हूँ। सवेरे खस्ता कचौड़ी, पकौड़े, एक कटोरी मलाई, एक कटोरा हलवा, कुछ सूखे मेवे और एक लोटा दूध नाश्ते में, तथा दोपहर को, रुकिए रुकिए, इतना सुनकर ही मेरे मुंह में पानी आने लगा है। दोपहर और रात की खुराक इससे 2-3 गुनी तो होगी ही। वैद्य जी बीच में ही बोल पड़े, आपका अनुमान बिल्कुल सही है। पराठे और पूरी तो मुझे बहुत पसंद है, डटकर खाता हूँ। फिर भी समझ नहीं आ रहा कि चलते चलते मेरा दम क्यों फूलने लगता है। सेठ जी बोले, सब ठीक हो जाएगा, पर उपचार शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें साफ साफ बता देना चाहता हूँ। वैद्य जी ने कहा। सेठ जी ने कहा, बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? वैद्य जी ने कहा, अच्छी तरह सोच लीजिएगा, मेरे उपचार पर आप नाराज तो नहीं होंगे। उपचार किसी सुनसान स्थान पर किया जाएगा। सेठ जी बोले, पर भला मैं उपचार से नाराज क्यों हो जाऊंगा? शहर से बाहर, आबादी से दूर मेरी कोठी है। आप वहां कल सवेरे से ही उपचार शुरू कर सकते हैं। फिर वैद्य जी ने अपने सहायक को अलग ले जाकर उपचार के बारे में समझाया, फिर वहां से चले गए। वैद्य जी समय के पाबंद थे। वे अगले दिन सुबह होते ही सेठ जी के यहाँ पहुंच गए। उनका सहायक 2 घंटे पहले ही उपचार की तैयारी करने के लिए उस सुनसान कोठी पर पहुंच गया था। वैद्य जी सुनसान कोठी तक पैदल टहलते हुए जाना चाहते थे, लेकिन सेठ जी नहीं माने। वे हाथ नचाते हुए बोले, उस कोठी तक पैदल जाएंगे? 4 कदम चलते ही मेरा दम फूलने लगता है। इतनी दूर तक पैदल हरगिज नहीं चल पाऊंगा। घर पर कई गाड़ियां हैं, ये कब काम आएंगी? गाड़ी से चलते हैं, जल्दी पहुंच जाएंगे। वैद्य जी मुस्कुराए, परंतु उन्होंने पैदल चलने की अधिक जिद न की। दोनों गाड़ी में बैठकर सुनसान कोठी पर जा पहुंचे। वैद्य जी ने वहां पहुंचते ही अपने सहायक से पूछा, उपचार की सभी तैयारियां हो गई हैं? सहायक ने स्वीकृति में सिर हिलाया और एक बाहरी कमरे की ओर संकेत किया। आगे आगे सेठ जी और पीछे पीछे वैद्य जी उस निश्चित कमरे की ओर चल पड़े। कमरे के बाहर सेठ जी के जूते उतरवा दिए गए और नंगे पैर सेठ जी जैसे ही उस कमरे में घुसे, वैद्य जी ने फुर्ती से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। अब सेठ जी कमरे के अंदर और वैद्य जी बाहर। अंदर घुसते ही सेठ जी को न जाने क्या हुआ,
वे जोरों से चिल्लाने और उछलने कूदने लगे। बात यह थी कि कमरे की फर्श गरम तवे के समान तप रही थी। उस पर नंगे पैर रखे नहीं जा रहे थे। स्थिति यह थी कि कमरा बंद, फर्श तपती हुई, पैर नंगे। अब सेठ जी उछलने कूदने के अलावा कर भी क्या सकते थे? वैद्य जी कमरे से बाहर थे। उन पर सेठ जी के चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हो रहा था। उल्टे वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने गाड़ी के चालक को भी 2 घंटे बाद आने की बात कहकर लौटा दिया था। वहां दूर दूर तक कोई आदमी नहीं था। फिर सेठ जी का चिल्लाना कौन सुनता? उनके मोटे थुलथुल शरीर का उछलना कूदना उस समय कोई देख पाता तो अपनी हंसी नहीं रोक सकता। कोई शरारती बच्चा उन्हें देखता तो उसे बहुत मजा आता। सेठ जी थककर चूर हो गए। शरीर पसीने से लथपथ हो गया। वे लगभग आधे घंटे तक इसी तेज गति से उछलते कूदते रहे। जैसे जैसे फर्श की तपन कम होती गई, वैसे वैसे सेठ जी के उछलने कूदने की गति भी उसी हिसाब से धीमी पड़ती गई। सेठ जी वैद्य जी को जी भरकर कोस रहे थे, गालियां बक रहे थे, लेकिन कमरे के बाहर खड़े वैद्य जी पूरे बहरे बने हुए थे। पूरे 1 घंटे बाद वैद्य जी ने उस कमरे का दरवाजा खोला। बदहवास पसीने से लथपथ सेठ जी बड़बड़ाते हुए और वैद्य जी को गालियां बकते हुए बाहर निकले। वैद्य जी धैर्य की मूर्ति बने सब कुछ सुनते रहे। उन्होंने सेठ जी को एक पेड़ की छाया में बैठाया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सेठ जी को लगा कि उनकी तबीयत कुछ ठीक हुई है। तब वैद्य जी ने कहा, सेठ जी, मैंने पहले ही कहा था कि आप किसी बात का बुरा नहीं मानेंगे। पहले आप 10 कदम भी नहीं चल पाते थे। अभी आप घंटे भर तक लगातार उछलते कूदते रहे। आप अच्छी खुराक लेते तो हैं, पर शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, व्यायाम नहीं करते हैं। यही आपकी बीमारी है। आप कम खाएं लेकिन नियमित व्यायाम करें, योगासन करें। सुबह खुली हवा में भ्रमण कीजिए। कुछ ही दिनों में आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। मैं आपसे माफी चाहता हूँ, क्योंकि आपके इलाज में मुझे कुछ सख्त कदम उठाने पड़े। अब सेठ जी को अपनी तबीयत कुछ कुछ ठीक लग रही थी, इसीलिए उनका गुस्सा भी शांत हो गया था। वैद्य जी की सम्मति को उन्होंने स्वीकार किया। उचित खानपान और नियमित व्यायाम से वे कुछ ही दिनों में पूर्ण स्वस्थ हो गए। अब तो वैद्य जी से उनकी रही सही नाराजगी भी समाप्त गई। अब तो नाराज होने के बजाय वैद्य जी की प्रशंसा ही करने लगे। टांगे वाला। गर्मी की लंबी छुट्टियां प्रारंभ हो चुकी थी। कामता प्रसाद और उनके कुछ मित्रों ने इन गर्मी की छुट्टियों में कश्मीर जाना तय किया था और इस प्रस्ताव का सबसे अधिक समर्थन कामता प्रसाद ने किया। वे लोग जाने की पूरी तैयारी कर चुके थे कि अचानक यात्रा के 2 दिन पहले कामता प्रसाद के एक मित्र रामकृष्ण का एक आवश्यक पत्र आया। इस पत्र के अनुसार कामता प्रसाद को अपनी कश्मीर यात्रा स्थगित करनी पड़ी। कामता प्रसाद अपने मित्र से मिलने उसके गांव वीरपुर की ओर चल पड़े। जिस स्टेशन पर उतरना था, गाड़ी वहां दोपहर 1 बजे पहुंची। चिलचिलाती धूप, लू की लपट और कच्ची सड़क की धूल। कामता प्रसाद का वीरपुर तक जाने का साहस न हुआ। उन्होंने सोचा कि शाम को जाना ही ठीक होगा। तांगे वाले कम थे और उतरने वाले भी कम। तांगे वाले सवारी लेकर चल पड़े। खाली तांगे वाले भी चलने का उपक्रम कर रहे थे कि एक अच्छा सा तांगा घोड़ा देखकर उसे कामता प्रसाद ने बुलाया। तांगे वाले ने आकर सलाम किया। कामता प्रसाद ने कहा, देखो भाई, मुझे वीरपुर गांव जाना है, पर मैं अभी इस धूप में न जाऊंगा। शाम को 5 बजे के करीब जाऊंगा। तुम ठहरोगे? हाँ हुजूर, ठहरूंगा। किराया क्या होगा? हुजूर, जो आप खुशी से दे दें। खुशी की बात नहीं, रेट क्या है वह बतलाओ। 23 मील है न हुजूर। आप दूसरों से पूछ लीजिए, 5 रुपए पूरे तांगे के होते हैं, फिर चाहे एक सवारी हो या 3। पर मैं तो इतना न दूंगा। कामता प्रसाद बोले, इसलिए तो मैंने कहा कि आप खुशी से जो दे दीजिए हुजूर। कामता प्रसाद उसे कुछ पैसे देकर वेटिंग रूम में चले गए।
शाम के 6 बजे कामता प्रसाद खा पीकर और खाने का कुछ सामान साथ रखकर वीरपुर की ओर रवाना हुए। वैसे तांगेवाला कहता था कि 23 मील 2 घंटे में खुशी से ले जा सकता है, पर स्टेशन से आगे 2 मील के बाद ही कच्ची सड़क प्रारंभ हो जाती है, इसलिए देर लगेगी। मोटे हिसाब से वे 4 घंटे बाद वीरपुर पहुंचेंगे। स्टेशन की सीमा पार करते ही किसानों के साफ सुथरे लिपे पुते छोटे छोटे घर और हरे भरे खेत बड़े ही सुहावने लगने लगे। 8 भी न बजे थे कि पूर्णचंद्र ने सहस्त्रों घड़े दूध पृथ्वी पर उड़ेल दिया। दिन की लू अब ठंडी हवा में परिवर्तित हो चुकी थी। सुहावने दृश्य के बीचों बीच तांगा आगे बढ़ते जाता है। अब रास्ते में दोनों ओर खाली मैदान था। दूर पर एक आध पेड़ निर्जन में ऐसे खड़े थे जैसे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हों। कामता प्रसाद सोचने लगे, चांदनी रात की यह आभा एक साथी के अभाव में उतनी सुखदायी न हो सकेगी जितनी होनी चाहिए। कामता प्रसाद ने तांगेवाले से पूछा, जो धीरे धीरे कुछ गुनगुना रहा था, कितने मील आ चुके हैं हम? हुजूर अभी कुल 7 मील ही तो आए हैं। और फिर वह जरा जोर से गा उठा, हम फिर से वतन अपना स्वाधीन बना लेंगे। कामता प्रसाद ने जरा सतर्क होकर तांगेवाले को देखा। खद्दर का कुर्ता और गांधी टोपी उसके सिर पर थी। उन्होंने सोचा, इसीलिए तो यह स्वाधीनता के गीत गा रहा है। उन्होंने पूछा, कितने दिनों से तांगा हाकते हो तांगेवाले? हुजूर कोई 5 साल हुए हैं। किसी की नौकरी करने से यह अच्छा है। तबीयत हुई जोता, न तबीयत हुई बैठे रहे। किसी की ताबेदारी नहीं, अपने मन का राज है। सामने चलकर नदी थी। नदी का पुल पार करते ही तांगेवाले ने तांगा रोक दिया। बोला, हुजूर यहाँ जरा आराम कर लीजिए। नदी का पानी बहुत साफ और मीठा है। कहते हैं सन 57 के गदर में तात्या टोपे दुश्मनों की सेना को चीरते हुए यहीं से नदी के पार चला गया था। तात्या टोपे, कामता प्रसाद को लगा, इसे इतिहास का भी कुछ ज्ञान है। तांगेवाला फिर बोला, हाँ हुजूर, तात्या टोपे नदी के पार जाना चाहता था। फिरंगियों की सेना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। फिर भी हुजूर वह तेज और फुर्तीला था कि 4-5 बड़े बड़े फिरंगी अफसरों के सामने से निकल गया अपनी सेना समेत। उसका कोई कुछ भी न कर सका। कामता प्रसाद को तांगेवाले के मुंह से इतिहास की यह कहानी बड़ी रोचक लगी। उन्होंने पूछा, फिर क्या हुआ? वे तांगे से उतरकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। तांगेवाला बोला, सन 57 के गदर में अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो पासा ही पलट जाता, पर तकदीर और फूट जो न कराए सो थोड़ा। मौलवी अहमद शाह और तात्या टोपे सरीखे देशभक्त वीरों को भी हमी में से धोखेबाज लोगों ने धोखा देकर दुश्मनों के हवाले कर दिया। खून खौल उठता है हुजूर यह बात सोचकर। कामता प्रसाद ने पूछा, तुम पढ़े लिखे हो? तांगेवाला उत्साह के साथ बोला, बहुत कम हुजूर। हिंदी अच्छी तरह पढ़ लिख लेता हूँ, अंग्रेजी भी थोड़ी जानता हूँ, पर हुजूर जब से सन 57 के गदर का इतिहास पढ़ा है और फिरंगी कैसे आए और कैसे फैल गए सारे हिंदुस्तान में यह जाना, जब से हुजूर बदले की भावना में दिन रात जलता रहता हूँ। सरकारी नौकरी इसीलिए नहीं की। मेरा बाप डीसी की अर्दली में था, मुझे वह जगह मिल रही थी। मैंने ठोकर मार दी। माँ बाप नाराज हो गए। मैंने घर ही छोड़ दिया और तब से यहाँ हूँ, यह तांगा चलाता हूँ। पर तांगे पर भी किसी फिरंगी को बैठाकर तांगा न हाँकूंगा। क्यों? फिरंगी को न बैठाने की कसम क्यों खा ली? सारे हिंदुस्तान में गदर के समय फिरंगियों ने कम जुल्म किए हैं। गांव के गांव जला दिए, औरतों को बेइज्जत किया, निरपराध लोगों को तोपों के मुंह में बांधकर उड़ा दिया। फिर सन 57 की बात दूर जाने दीजिए, अभी की ही बात है। पंजाब में उन्होंने क्या कम किया है? जलियांवाले बाग को क्या कोई भूल पाएगा? घाव ताज़ा है हुजूर। इन फिरंगियों को देखते ही उस पर नमक पड़ जाता है, इसीलिए मैंने कसम खाई है, इन्हें तांगे पर कभी न बिठाऊंगा। मेरा मन इनसे बदला लेने के लिए बार बार उमड़ता है। इतने में वे दोनों नदी के किनारे पहुंच गए। कामता प्रसाद एक चट्टान पर बैठ गए। पास ही एक दूसरी चट्टान पर तांगेवाला खड़ा था।
उसने लोटा भरकर पानी लाकर कामता प्रसाद के पास रखा। कामता प्रसाद ने कहा, नहीं जी तांगे वाले, मैं तो नदी पर ही हाथ मुंह धोऊंगा। पर हाँ, तुम्हारे विचार तो क्रांतिकारियों जैसे हैं। तुम्हारा नाम क्या है? किसी क्रांतिकारी को जानते हो? हुजूर, मेरा नाम रामदास है। किसी क्रांतिकारी को नहीं जानता। नाम सुने हैं, उन लोगों के जीवन चरित्र पढ़े हैं, पर उन लोगों में भी मुखबिर बनने वालों की कमी नहीं हुजूर, नहीं तो उन लोगों ने भी अब तक कुछ कर लिया होता। महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी बहुत दिनों तक शरीक रहा हूँ। 2 बार जेल भी हो आया हूँ हुजूर, पर तबीयत नहीं मानती। मेरे अंदर से तो जैसे कोई पुकार उठता है, गदर। सन 57 का दृश्य एक बार दोहरा जाए, इन फिरंगियों से कसकर बदला लिया जाए, तभी हमारा और हमारे देश का उद्धार होगा। कामता प्रसाद ने कहा, हम निहत्थे कैसे बदला ले सकते हैं रामदास? सन 57 की बात और थी, तब हमारे पास हथियार थे। अब तो हम लोग बिल्कुल पंगु कर दिए गए हैं हुजूर, यही तो बात है। तांगेवाला बोला, हमने जबान खोली, हमारे ही भाई बंधु हमें गिरफ्तार करने पहुंचे। हमारे में से ही हमें सजा सुनाने वाले आए। हम ही में से हम पर पहरा रखने लगे। अगर यही सब एकमत होकर एक साथ काम करे, तो हुजूर हथियार नहीं, हमारा स्वराज्य हमारी मुट्ठी में जानिए। लेकिन अगर 10 सच्चे जी से काम करने को तैयार हो रहे हैं, तो 20 धोखा देने को तैयार रहेंगे। अगर हिंदुस्तानियों में एकता होती तो क्या मुट्ठी भर विदेशी हम पर शासन कर सकते? तांगे वाले ने एक दीर्घ सांस ली और वे दोनों उठकर नदी में हाथ मुंह धोने लगे। इसी समय बड़े ही करुण स्वर में किसी के गाने की आवाज आई, हम गरीबों का खुदा नींद में सोया होगा, हम गरीबों का। थोड़ी देर बाद जिधर से गाने की आवाज आई थी, उधर से बिलख बिलखकर रोने की आवाज आने लगी। कामता प्रसाद चौंक कर देखने लगे। तांगे वाले ने बतलाया, हुजूर यह एक पगली है, कभी कभी इधर दिख जाती है और अक्सर रात के समय गाती है। कभी रोती है, कभी हंसती है। कहते हैं सन 57 के समय सम्राट बहादुर शाह को जब कैद किया गया था और उनके शहजादों को मार दिया गया था, तब उनके महल की कुछ बेगमें कीमती जेवर इत्यादि छीन लेने के बाद दर दर फिरने के लिए छोड़ दी गई थी। यह पगली उन्हीं में से कोई है। फटे कपड़े पर इस गरीबी में हुजूर, उसकी चाल चितवन और बातचीत सब शाही ढंग का है। यह मामूली औरत नहीं जान पड़ती। कामता प्रसाद ने तांगेवाला से कहा, तुम उस स्त्री को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। तांगेवाला बोला, वह किसी से नहीं बोलती हुजूर, न किसी की तरफ देखती है। कहाँ रहती है, क्या खाती पीती है, कोई नहीं जानता। कभी कभी यही नदी के किनारे दिख जाती है। न जान वर्षों से गाती है, रोती है, हंसती है, हंसाती है, पर आज तक कोई इससे बात नहीं कर पाया है। कामता प्रसाद आश्चर्य में थे। खैर, खाना खाकर हाथ मुंह धोकर वे लोग फिर तांगे पर आए। तांगेवाला न जाने कितनी बातें कामता प्रसाद को बताता चला। शुरू शुरू में तांगे पर बैठकर कामता प्रसाद ने एक साथी के साथ की कमी को अनुभव किया था, किंतु ये 23 मील कब खत्म हो गए वे जान भी न पाए। गांव में पहुंचकर जब तांगेवाले ने उनसे पूछा, यही वीरपुर गांव है, किसके घर चलना है, तब कामता प्रसाद ने जाना कि उनकी 23 मील की यात्रा समाप्त भी हो गई। सोन मछली। मेरे पिता भूगोल के शिक्षक थे। वे जब घर पर होते थे तो कोई न कोई मोटी सी पुस्तक पढ़ते रहते। एक दिन शाम के समय वे बड़ी प्रसन्न मुद्रा में घर लौटे और आते ही माँ से बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। माँ ने बहुत खुश होकर उपहार खोला और आश्चर्य से बोली, यह मेरे लिए क्या ले आए आप? यूडी कोलोन, इसका मैं क्या करूँगी? मैं क्या दाढ़ी बनाती हूँ? आप अपने लिए ही लाए होंगे। मुझे तो परफ्यूम चाहिए। माँ की आंखें डबडबा आई थी। अपनी माँ को इस तरह दुखी और उदास देखकर मैं भी उदास हो गया। इस घटना के बाद मैं अपने पिताजी के पीछे पड़ गया, मेरे लिए एक सोन मछली ला दीजिए। ला देंगे ना? उस बिल्ली के साथ खेलते खेलते मैं ऊब गया हूँ। मछुआरे और सोन मछली की कहानी मुझे बड़ी अच्छी लगती थी।
वह जादुई मछली मनुष्यों की भाषा बोलती थी। वह कहती थी, ओ बूढ़े व्यक्ति, तुम मुझे समुद्र में छोड़ दो, इसके बदले में मैं तुम्हें मालामाल कर दूंगी। मुझे लगता था कि वह सोन मछली अगर हमारे घर में आ जाए तो मैं माँ की पसंद की वस्तुएं मांगूंगा। फिर मेरी माँ को कभी दुखी नहीं होना पड़ेगा, वे हमेशा प्रसन्न रहेंगी। मेरे पिताजी ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम्हें मछली ही चाहिए? मैंने दृढ़ता से कहा, हाँ, मुझे सोन मछली ही चाहिए। दूसरे ही दिन हम मछली घर से सोन मछली या सुनहरे रंग की एक नन्ही सी मछली ले आए। बहुत शीघ्र मछली से मेरी मित्रता हो गई। मैंने उसके लिए एक छोटी झोंपड़ी बनाई और उसे कांच के बर्तन में रख दिया। मछली तैरती हुई झोंपड़ी के दरवाजे तक आती और फिर वापस पानी में कूद जाती। ऐसा वह दिन में कई बार करती और मैं उसके इस खेल का आनंद लेता। एक दिन संध्या के समय मैं मछली के बर्तन के पास गया और धीरे से बोला, सोन मछली, सोन मछली, तुम मेरी माँ के लिए परफ्यूम की शीशी ला दो। अगले दिन तो जैसे चमत्कार ही हो गया। पिताजी माँ के लिए परफ्यूम ले आए। माँ देखते ही प्रसन्न हो गई। मैंने हंसते हुए माँ से कहा, अब तो बहुत सी चीजें आएंगी, आप बस देखती जाइए। उसी दिन संध्या के समय मैंने देखा कि मछली के बर्तन पर एक चिट लगी है। मैंने चुपके से वह चिट उतार ली और पढ़ने लगा। उस पर लिखा था, अगड़म बगड़म बम्बे बो, माँ का कहना मानो और काम में उनकी मदद करो। फिर क्या था, मैंने खाने की मेज साफ की, बिस्तर ठीक किया और अपनी पुस्तकें संभाली। मन ही मन मैंने कहा कि मैं अपना काम स्वयं ही करूंगा और माँ की सहायता भी करूंगा। उस दिन से मैं अपना सारा काम स्वयं करने लगा। माँ मेरी प्रशंसा करते हुए कहती, शाबाश बेटा, अब तुम सच में बड़े हो गए। मेरा जन्मदिन आने वाला था। मेरे मित्र बड़ी साइकिल चलाते थे। मैं भी बड़ी साइकिल चलाना चाहता था, पर मेरे मांगने पर पिताजी मना कर देते। मैंने सोने से पहले सोन मछली से 2 पहियों वाली साइकिल मांगी और अगली सुबह मैं आंख मलता ही रह गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे बिस्तर के बगल में सचमुच चमचम करती एक नई साइकिल रखी थी। मैंने अपने आप को चिकोटी काटी। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वह कोई सपना नहीं, बल्कि सच था। भोजन के बाद पिताजी ने मुझसे कहा, अब कुछ दिनों तक मछली से कुछ नहीं मांगना, उसे आराम करने दो। अगले दिन जब मैं स्कूल से घर लौटा तो देखा कि सोन मछली अपने बर्तन में नहीं है। वहीं पास में मेरी बिल्ली बैठी थी और उसके मुंह में सोन मछली की पूंछ थी। मैं हाथ पैर पटक कर रोने लगा। उसी समय पिताजी आ गए। मैंने रोते हुए कहा, यह सब इस बिल्ली की हरकत है। इसने सोन मछली को मार दिया। अभी तो मुझे उससे बहुत से उपहार मांगने थे। अब मैं किससे अपने मन की बात करूंगा? पिताजी ने मुझे ढाढ़स बंधाते हुए कहा कि सोन मछली की पूंछ भी बहुत कुछ कर दिखाएगी। मैं बहुत उदास था और निराश भी। पर सोन मछली बाद में भी करामात दिखाती रही। मेरे जन्मदिन और नववर्ष पर उपहार आते रहे। बरसों बाद मेरी समझ में आया कि हमसे प्यार करने वाले और दिन रात परिश्रम कर हमारी जरूरतों को पूरा करने वाले मेरे पिताजी ही वास्तव में मेरी सोन मछली थे।